हेलो नमस्ते, वेलकम टू महामना एकेडमी। माई सेल्फ सिमोना प्रकाश। हम लोग इकोनॉमिक्स में थर्ड यूनिट खत्म कर चुके हैं। अब हम लोगों को इकोनॉमिक्स का यूनिट 4 पढ़ना है। ठीक है, अगर आपने सिलेबस देख लिया होगा, मैंने आपको पहले ही बोला था कि सिलेबस अपने पास रखिएगा। अगर आप और भी वीडियोस देख चुके होंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा ये बात कि सिलेबस क्यों रखना चाहिए। और आपका सिलेबस में यूनिट 4 क्या है? एग्रीगेट डिमांड्स एंड इट्स कंपोनेंट। ठीक है, आपको यही पढ़ना है। हम यहाँ पे चैप्टर सारे खत्म कर रहे हैं आपके यूनिट वाइज। ठीक है, आप सारे वीडियोस को फॉलो करिए। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड और इसके कंपोनेंट क्या होते हैं। आपने इससे पहले अगर वीडियो को फॉलो किया होगा तो हम लोगों ने हमने डिमांड पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है? डिमांड पढ़ा है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने डिमांड तो पढ़ा दिया है, अब ये नया एक वर्ड ऐड करके क्या बोल रही है। ठीक है, तो देखो, हमने आपको पहले ही बोला था कि हम इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में पढ़ते हैं। किसमें? माइक्रो, ठीक है, और हम मैक्रो। हम मैक्रो, माइक्रो और मैक्रो, हम इकोनॉमिक्स को किस पार्ट में पढ़ते हैं? दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक माइक्रो में और एक मैक्रो में। तो जो डिमांड हमने पढ़ा था बेटा, ठीक है, हमने वहां पे पढ़ा था अबाउट द कंज्यूमर। अबाउट द कंज्यूमर, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? अबाउट द कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर क्या परफॉर्म करता है। ठीक है, ये क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, ये एग्रीगेट की बात नहीं, ये एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में हमने पढ़ा था, या एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? इंडिविजुअल के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? ये माइक्रो का आई क्या है? डिनोट करता है इंडिविजुअल के बारे में। क्या डिनोट करता है? इंडिविजुअल के बारे में। ठीक है, और और हमने यहाँ पे इसकी डिमांड, अगर कंज्यूमर कुछ डिमांड कर रहा था, कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कुछ डिमांड कर रहा था, तो जो सप्लाई में चेंजेस है वो इसी पर्टिकुलर इंसान की वजह से आ रहा था। लेकिन अब हम लोग एग्रीगेट पढ़ रहे हैं। अभी मैंने आपको बोला ना कि इसका ये आई आपको इंडिविजुअल बना दिया, तो यहाँ भी तो ए है। अब ये किसके बारे में पढ़ता है बेटा? एग्रीगेट के बारे में। ठीक है, एग्रीगेट, ये इंडिविजुअल मतलब एक, और एग्रीगेट मतलब कई सारे। ठीक है, कई सारे। तो इससे पहले जो हमने डिमांड पढ़ा है, ठीक है, हमने उस डिमांड के जितने कंपोनेंट्स पढ़े हैं वो सारी हमने किस प्रोस्पेक्टिव में पढ़ा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रोस्पेक्टिव में पढ़ा है। और किसके द्वारा? एक कंज्यूमर, एक इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा पढ़ा है, उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है। अब यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इकट्ठा, एग्रीगेट, एक पूरे देश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन, कई सारे सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन की इकट्ठा पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? एग्रीगेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या है नाम उसका? एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। अगर आपने अब तक डिमांड पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि किसी भी कंज्यूमर, किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो एक इच्छा रखी जाती है कि हम किसी भी चीज को क्या करेंगे? मांगेंगे मार्केट से। ठीक है, हम वहां पे अपनी इच्छा रखेंगे, उसको हम क्या बोलते थे? डिमांड। एक नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में ये था। अब इसका ठीक अपोजिट, अगर एक इकोनॉमी कुछ डिमांड रखती है, ठीक है, एक मान लीजिए कि सिर्फ हम लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या डिमांड रख रहे हैं, ठीक है, इन सबको होलसम करके हम जब पढ़ेंगे तो हम किस में पढ़ेंगे? एग्रीगेट डिमांड में पढ़ेंगे। आप प्लीज इससे पहले जो पहले की वीडियोस हैं वो फॉलो करिएगा, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो हम लोग देखने लगे एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। टोटल डिमांड, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? सिर्फ डिमांड। हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हम क्या पढ़े थे? डिमांड ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? टोटल डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का कीवर्ड क्या है? टोटल डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? टोटल डिमांड होता है किसका? गुड्स और सर्विसेज का, इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन ओवरऑल प्राइस लेवल एंड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। ये अब ये बताओ कि एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है कि फ्लो कॉन्सेप्ट है? और स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट दोनों मैंने पढ़ाए हुए हैं। आप ये कमेंट सेक्शन मुझे बताना कि एग्रीगेट डिमांड स्टॉक कॉन्सेप्ट है कि फ्लो कॉन्सेप्ट है। और मैं इसका कीवर्ड आपको बता दे रही हूं, क्या है? ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, अगर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड होगा तो स्टॉक होगा कि फ्लो होगा? आप मुझे बताओ। एग्रीगेट डिमांड इज रेफर्स टू हाउ मच टोटल फिनिश प्रोडक्ट कंज्यूमर, बिजनेस एंड गवर्नमेंट वांट टू बाय इन अ गिवन टाइम पीरियड, टाइम एट अ स्पेसिफिक प्राइस लेवल। इट इज टोटल एक्सपेंडिचर और डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन एन कंट्री। ये क्या? पहले तो यहाँ पे फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है, गिवन टाइम पीरियड ऑफ एंड स्पेसिफिक प्राइस। क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? फिनिश्ड प्रोडक्ट, जितने भी टोटल फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब आप मुझे बताओगे कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी हमने पढ़ा है,
ठीक, हमने पढ़ा है, हमने इससे पहले पढ़ा था रॉ मटेरियल क्या होता है, ठीक है, हमने पढ़ा था रॉ मटेरियल क्या होता है, ठीक। और अभी हम देख रहे हैं कि फिनिश्ड गुड क्या होता है। आपने अगर पहले वीडियो फॉलो किया है तो आपको ये पता होगा, तो आपको मैं फिर भी एक बार ओवरव्यू के लिए बता दे रही हूँ। वो सारे प्रोडक्ट जो कि अब मतलब रेडी टू यूज है, ठीक है, जिनका हम रेडी टू यूज, इंटरमीडिएट वो होते हैं जो प्रोसेस में होते हैं, रॉ मटेरियल जो हम तुरंत अक्वायर करते हैं, ठीक है, और वो सारे प्रोडक्ट जो रेडी टू यूज हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फिनिश प्रोडक्ट। तो जितने भी फिनिश प्रोडक्ट्स के मतलब यूजेस जो डिमांड है, ठीक है, उसको, ठीक है, और सारे सर्विसेज को कंज्यूमर बिजनेस एंड गवर्नमेंट वांट टू बाय, मतलब जो कि इच्छा रखते हैं क्या करने का, खरीदने का, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम में, एक साल में, एक अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, और एक प्राइस लेवल पे, यहाँ पे क्या हम प्राइस लेवल को कांस्टेंट मानते हैं, क्या करते हैं हम यहाँ पे प्राइस लेवल को कांस्टेंट मानते हैं, हम यहाँ पे प्राइस लेवल को क्या करते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर और डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन एन कंट्री। ये क्या है, अब हम कह रहे हैं कि हम जितना, मेरी इनकम है 10,000 रुपीज, तो क्या मैं 20,000 का डिमांड रख सकती हूँ, क्या मैं 30,000 का डिमांड रख सकती हूँ, बिल्कुल मैं सोच सकती हूँ, लेकिन डिमांड तो मैं 10,000 तक का ही रखूंगी ना। तो कहीं ना कहीं जो मेरा 10,000 है, मैं उसको जो खर्च कर रही हूँ वही मेरा डिमांड है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि जो मेरा डिमांड है वो क्या है, मेरे खर्चे के बराबर है, मेरा डिमांड क्या है, मेरे खर्चे के बराबर है। तो ये हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जो ये एग्रीगेट डिमांड है ये क्या है, टोटल खर्चे के बराबर है, टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर है। आपको समझ में आया कि टोटल एक्सपेंडिचर क्यों बोला जा रहा है, और डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री, एक कंट्री के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, अभी मैंने आपको समझा दिया। आपको एक एक कीवर्ड इसका पता होना चाहिए। आप जब नोट्स बनाओ, ठीक है, आपका ये अगर नोट कॉपी है, ठीक है, आपने एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे अगर आपने रखा हेडिंग, तो आप यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है उसको नोट करते जाओ, इधर डेफिनेशन लिख लो, ठीक है, यहाँ पे इमेज बना लो। आपके पास एक अपना क्रिस्प छोटा सा नोट्स होना चाहिए जो आप एग्जाम के 1-2 दिन पहले ऐसे देखो और रिवाइज करके निकल जाओ, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि पूरा ये कॉपी ही करने लग जाना, ठीक। टू सम अप दिस इक्विवेलेंट टू द टोटल डिमांड ऑफ द पीपल इन अ नेशन, क्या है, अगर हम इसको एक नॉर्मल भाषा में बात करें तो क्या होता है, ये उसके बराबर होता है जो कि एक कंट्री में लोग डिमांड रखते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के, ठीक है। लाइक्स ऑटो, अभी मैंने ये एग्जांपल दे दिया है, जैसे कि ऑटोमोबाइल का डिमांड हो गया, हाउसेस का डिमांड हो गया, फूड्स का डिमांड हो गया, इन सारे डिमांड्स को हम क्या कहते हैं, अगर हम सम अप करके देखें तो उसे हम क्या बोलते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, या फिर एग्रीगेट डिमांड हम बोलते हैं, ठीक है। अब ये एक्सपेंडिचर के बराबर क्यों होता है, मैंने आपको अभी बता दिया, मैं उतना ही खर्चा करूंगी जितना मेरा इनकम होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अभी मैंने आपको जब पढ़ाया था एक सर्कल, आपको कुछ ये देख के याद आ रहा है, आपको ये देख के कुछ याद आ रहा है, जब हम इस तरीके का सर्कल बनाते हैं तो आपको कुछ याद आता है, आपको याद आ रहा होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, किसका, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का याद आ रहा होगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम किसको देखते थे, हाउस होल्ड्स को देखते थे, ठीक है, गवर्नमेंट को देखते थे, इन्वेस्टमेंट को देखते थे, ठीक है, और हम क्या देखते थे, एक्सपोर्ट को देखते थे, और हम क्या देखते थे, इंपोर्ट को देखते थे, यही हम देखते थे, ठीक है। यही जो खर्चा हाउस होल्ड करता था, यहाँ पहुंचता था, यहाँ यहाँ मतलब ये इधर पहुंचता था, यहाँ से, मतलब ये कुल मिला के इसी में घूमता फिरता रहता था, ठीक है। और जब हम इन सबका घूमने फिरने को इकट्ठा करते थे तो हम कहते थे कि एक जीडीपी बन के आ गया, ठीक, या फिर एक कंट्री का खर्चा या इनकम हमें देखना है तो हम क्या करते थे, एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जितने लोग खर्च कर रहे हैं, जो इनकम आ रहा है, उसी को हम कहते थे कि या तो हम इसको खर्चे, हम एक अलग अलग मेथड से कैलकुलेट किया था। अगर हम खर्चे को पूरा कैलकुलेट कर ले तो भी हमारा जीडीपी निकल जाता था, हम एक्सपेंडिचर को पूरा कैलकुलेट कर ले तब भी हमारा जीडीपी निकल जाता था। क्यों, क्योंकि जितना मेरे पास इनकम होगा उतना ही मैं खर्च करूंगी, ठीक है। तो अब जब यही सारे लोग हैं इन सब चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड में भी तो यही लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, बस वहां पे नंबर जो कंज्यूमर का था या जो इंस्टीट्यूशन का था वो एक था, यहाँ पे क्या है, एक से ज्यादा है, मतलब ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है। लेकिन बात किसके लिए हो रही है, उन्हीं लोग के द्वारा डिमांड क्रिएट की गई है जिन कंज्यूमर्स के द्वारा, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो कंपोनेंट्स क्या होंगे एग्रीगेट डिमांड के, यही होंगे जो सर्कुलर फ्लो के कंपोनेंट्स थे, ठीक है। तो हम इसी को देखने वाले हैं। इसमें पहला है कंज्यूमर स्पेंडिंग्स, मतलब कंज्यूमर क्या खर्चा करता है,
कंज्यूमर एक हाउस होल्ड क्या खर्चा करता है, ठीक है, उसी को हम क्या करते हैं, पहला कंपोनेंट रखते हैं, ठीक है। दिस रेफर्स टू द स्पेंडिंग मेड बाय द कंज्यूमर और इंडिविजुअल और हाउस होल्ड इन ऑर्डर टू एक्वायर वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इट कवर्स कंज्यूमर्स परचेजेस इंक्लूडिंग ग्रोसरीज, क्लॉथ, हाउस एंड मोर सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स लाइक कार्स एंड ट्रेवल, ठीक है। हम पहला कंपोनेंट क्या होता है हमारा, पहला कंपोनेंट होता है कंज्यूमर स्पेंडिंग, जो कंज्यूमर के द्वारा खर्चा किया जाता है। क्या करता है, जो स्पेंडिंग्स होती है किसके द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा। कंज्यूमर होता कौन है, हाउस होल्ड, ठीक है। ये जो खर्चा करता है, हाउस होल्ड क्यों खर्चा करेगा, अरे मेरे मम्मी पापा, या आप किस लिए खर्चा करोगे, आप जाओगे अपना डिटर्जेंट खरीद के लाओगे, अपने कपड़े धुलने के लिए कपड़े खरीदोगे, कार खरीदोगे, ठीक है। ये जितने भी खर्चे होते हैं इन सब को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर स्पेंडिंग बोलते हैं, ठीक। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग क्या होता है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर ऐसे स्पेंड करता है, अब आप जरा मुझे सोच के बताओ कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है। हम इन्वेस्ट क्या करते हैं, अगर मैंने कार खरीद ली, वो मेरा एक इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है कि नहीं। मैं उस कार से, ऐसा तो है नहीं कि कुछ अर्निंग के पर्पज से उसको नहीं लगा सकती हूँ, या फिर मान लीजिए कि मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक कोई मशीन लगा ली, ठीक है, वो भी मेरा एक इन्वेस्टमेंट, या मैंने कोई शेयर खरीद लिया किसी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो ये सारा क्या है, ये एक मेरा इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, तो ये भी एक कंपोनेंट है। अरे ये भी तो एक डिमांड है, अगर मेरे पास सेविंग होगी तभी तो मैं इस तरीके का कैपिटल, अगर कैपिटल गुड्स का भी तो डिमांड है तभी तो बनेंगे प्रोडक्ट्स। अगर मैं कह रही हूँ मशीनरी का डिमांड ही नहीं है तो फिर प्रोडक्ट बनेंगे किस चीज से, ठीक है। तो अगर मशीनरी का डिमांड होगा तो वो डिमांड एग्रीगेट डिमांड में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये भी एक कंपोनेंट हुआ कि नहीं, क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट। ये भी एक क्या है, कंपोनेंट है किसका, एग्रीगेट डिमांड का। इन्वेस्टमेंट in this sense refers to the business and individual outlays of cash और न्यू मशीनरी और इक्विपमेंट्स। क्या हम खरीदते हैं, मशीनरी या फिर इक्विपमेंट, ठीक है, कंस्ट्रक्शन पर प्रोजेक्ट्स के लिए, या फिर अदर इन्वेस्टमेंट्स। मैंने आपको बताया ना, अभी मैंने अपना पैसा क्या किया, किसी शेयर्स में, किसी डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर दिया। इन सारे क्या होते, ठीक है, it excludes the construction of buildings such as hospital and schools। और हम हॉस्पिटल और स्कूल को इसको इसलिए हम एक्सक्लूड करते हैं क्योंकि हम हॉस्पिटल और स्कूल को एनपीओ मान के चलते हैं, मतलब कि वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं देखते हैं, इसको हम वेलफेयर की तरह से देखते हैं। और बाकी जितनी भी मशीनरी, इक्विपमेंट्स, या फिर हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें, या फिर हम शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदें, उसको हम किस में देखते हैं, इन्वेस्टमेंट में देखते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। कंज्यूमर को यहाँ पे सी से डिनोट करते हैं, इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग को हम आई से डिनोट करते हैं। ये माइंड में रखते हुए चलना, इसका ही यूज है, आपको फॉर्मूला इसी के बेसिस पे बनेगा। और यहाँ पे हम फिर पढ़ते हैं गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में क्या होता है, हम इसको जी से डिनोट करते हैं। अब आप सोचेंगे कि गवर्नमेंट क्या डिमांड करती है, गवर्नमेंट को क्यों रखते हैं। अब क्या गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं करती है, गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करती है। क्या गवर्नमेंट वेलफेयर का काम नहीं करती है, और वेलफेयर का काम करती है तो समटाइम कंज्यूमर हुई कि नहीं हुई, वो क्या करेगी, अगर उसको कंबल बांटना है, ठंडी का मौसम आ गया, कंबल बांटना है, तो खुद थोड़ी गवर्नमेंट बनाती है कंबल, वो भी तो किसी कंपनी से जाके मांगेगी कि कंबल दीजिए। तो गवर्नमेंट भी डिमांड कर रही है कि नहीं कर रही है, तो गवर्नमेंट भी एक हिस्सा हुई कि नहीं एग्रीगेट डिमांड की, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। इसलिए हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को भी लेते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग रेफर्स टू द टोटल बजटरी अप्रोप्रिएशन फॉर पब्लिक पर्पसेस और जनरल इकोनॉमिक वेलबींग सच एज नेशन डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग। एज सच इट कैन बी क्वाइट इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एग्रीगेट डिमांड। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारा काम करती है पब्लिक के लिए, ठीक है, जनरल इकोनॉमिक वेलबींग्स के लिए, ठीक है। जैसे नेशनल डिफेंस में कुछ बनाती है, थोड़ी गवर्नमेंट घर में बैठ के सब कुछ बना रही है, ठीक है। हेल्थ केयर के पर्पज से कुछ करी, मैंने अभी आपको कंबल का एग्जांपल दिया, ठीक है। हाईवेज बना रही है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बना रही है, ये सारी चीज के लिए भी गवर्नमेंट अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंपनीज, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से अलग अलग डिमांड रखती है। तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि इसको हम किस में रखेंगे, एग्रीगेट डिमांड में रखेंगे गवर्नमेंट को भी। अब नेक्स्ट है नेट एक्सपोर्ट। अब इसका ये याद रखना, x माइनस एम, इसको डिनोट करते हैं किससे, x माइनस एम से, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट क्यों क्यों हम ले रहे हैं, अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं, मान लीजिए कि हम आम, हमारे यहाँ बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी होता है, ठीक है। अगर हम आम को अमेरिका भेजते हैं तो अमेरिका से भी तो हम बहुत कुछ लेते होंगे, लेते हैं कि नहीं। और जब हम कहेंगे कि हमको क्या फ़ायदा हुआ, हम जो बेच रहे हैं दूसरे देशों को और उसके बदले हम वहाँ से कुछ ले रहे हैं, उसके बदले हमें क्या फ़ायदा हुआ, हम कैसे उसका डिफरेंस निकालेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें क्या फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ।
ठीक है, तो वो भी तो एक डिमांड है। हम मुझे मान लीजिए कि चाइनीज किसी प्रोडक्ट का यूज़ है, ठीक है, तो मैं चाइना में मेरा मुझे डिमांड है, मेरे जैसे 25 और कंज्यूमर्स हैं उनको भी डिमांड है, तो चाइना तक हम जो ये बात पहुंचा रहे हैं ये भी तो हमारा डिमांड है कि अब जैसे बहुत सारे लोग दिवाली में यूज़ करते हैं वो लड़ियाँ वगैरह, ठीक है, तो चाइना बहुत बल्क में दिवाली के टाइम में इंडिया में वैसी चीज़ें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। क्यों एक्सपोर्ट करता है? क्योंकि यहाँ पे डिमांड है, डिमांड है। तो जब अगर हम चाइना से डिमांड रख रहे हो और वहाँ, तो वहाँ के लोगों को भी तो इंडिया का कुछ होगा जो डिमांड, जैसे इंडिया के लेबर्स बहुत ही चीप होते हैं, ठीक है, तो उनको भी तो डिमांड है लेबर्स का, ठीक है, सर्विसेज भी तो हम काउंट करते हैं एग्रीगेट डिमांड में। तो जब वहाँ के डिमांड और यहाँ के डिमांड दोनों ही के डिमांड है तो हम इसको एग्रीगेट डिमांड में इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? और हम इसको एक्यूरेटली, मतलब कि कितना हमारा एक्चुअल फायदा निकल के आया है उसको ईजी करने के लिए हम एक ही साथ रखते हैं, किसको? एक्सपोर्ट को और इंपोर्ट को। एक्स से हम दिखाते हैं एक्सपोर्ट को, इंपोर्ट को दिखाते हैं एम से। आपको समझ में आया कि हम क्यों इसको डिमांड में, एग्रीगेट डिमांड में रखते हैं। नेट एक्सपोर्ट्स आर इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज एक्सपोर्ट सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज अब्रॉड टू इट्स इंपोर्ट। मतलब एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज को अब्रॉड में बेचना, ठीक है। इंपोर्ट का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना। एंड इंक्रीज नेट एक्सपोर्ट्स वैल्यू इनहेंसेस द एग्रीगेट डिमांड। अगर बढ़ा हुआ है तो हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर और ये नेशनल प्रोडक्ट्स में ऐड करने का काम करेगा। ठीक उसका उल्टा, अगर हमारा जो वैल्यू है वो कम है तो एग्रीगेट डिमांड का वैल्यू भी क्या होगा? कम हो जाएगा और हमारे नेशनल इनकम से भी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है। अब ये देखिए, मैंने आपको कहा ना कि CIG को आप ध्यान रखिएगा। तो अब आप मुझे बताइएगा कि C से हम क्या दिखाए, अभी I से हम क्या दिखाए, G से क्या दिखाए, X से क्या दिखाए, M से क्या दिखाए, इसको इग्नोर करके, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। इतना आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक लाइन का जो क्वेश्चन होगा एटलीस्ट आपको उसमें ऐसे फॉर्मूला पे एक आध लाइन का क्वेश्चन रख के बोल देगा, आपको एक आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस तरीके के फॉर्मूला लर्न करके आप एक एक लाइनर, वर्ड लाइनर जो क्वेश्चन होंगे वो आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या कंज्यूमर है स्पेंडिंग, क्या इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग है, क्या गवर्नमेंट की है, और कितना नेट एक्सपोर्ट है, ठीक है। इसको आप ऐड कर दोगे तो आपका क्या निकल जाता है? AD निकल जाता है। और ये सारा मैंने फॉर्मूला रखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड विथ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब आप सोचो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसमें कहाँ से आ गया? अभी मैंने आपको कहा ना कि किसी भी देश का जो इनकम होता है वो क्या होता है? हम जो खर्चा करेंगे वही तो उस देश का इनकम होगा, ठीक है। या जो देश खर्चा करेगा वही हमारा इनकम होगा, है कि नहीं? तो हम किसी भी देश के खर्च को देख के, अब US के लोग, नॉर्मल लोग भी आईफोन लेके चल रहे हैं, 2 लाख 2.5 लाख का फोन लेके चल रहे हैं, कोई कुछ और लेके चल रहा है। हम उनकी एक्सपेंडिंग को देख के, उनकी लाइफस्टाइल को देख के समझ जाते हैं कि US का जो GDP है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम को देख के हम क्या समझ जाते हैं कि उनका GDP जो है वो काफ़ी अच्छा है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 5,000 का फोन भी लेके चल रहे होंगे। एक मेजर बता रही हूँ कि मतलब एक लाइफस्टाइल का डिफरेंस है कि नहीं? और लाइफस्टाइल के डिफरेंस से हम ये बात समझ जाते हैं ना कि इस देश का GDP अच्छा है, इस देश का GDP थोड़ा ठीक है, इसका थोड़ा एवरेज है, ये हम समझ जाते हैं कि नहीं? मतलब हम क्या, कहीं पे आप अगर अपने घर में सुनते होंगे तो कहते होंगे कि कमाना किसी को बताना नहीं पड़ता है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, आप कितना खर्चा करते हैं ये देख के समझ जाता है इंसान, कह रहे ये बड़ा पैसा वाला इंसान है ना। इसका घर देख के समझ जाते हैं कि अरे अरे इसके पास इतना बड़ा घर है, इसके पास बहुत पैसा होगा। तो हम क्या करते हैं, मतलब किसी का भी अगर इनकम हमें पता करना है तो हम उसके खर्चे से पता कर लेते हैं कि उसका इनकम क्या होता है। और एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड वही तो होता है जो हम खर्चा करते हैं। क्या करते हैं? हम जो खर्चा करते हैं वही होता है एग्रीगेट डिमांड। और जब हम जो खर्चा करते हैं वही एग्रीगेट डिमांड होता है, और जो खर्चा है वही हमारा इनकम है। तो जो टोटल इनकम होगा वही तो हमारा GDP होगा। आपको समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हमने जो खर्चा किया, हमने जो एक्सपेंस किया, ठीक है, टोटल एक्सपेंस किया, या जो टोटल डिमांड हमने रखी, ठीक है। अभी मैंने आपको डिमांड और एक्सपेंस टोटल क्यों किया ये अभी आपको समझाया। टोटल जो हमने डिमांड रखा या जो टोटल एक्सपेंस किया वही हमारा एग्रीगेट डिमांड हुआ, ठीक है। अब ये एक्सपेंस और डिमांड हम रखेंगे क्यों? क्योंकि हमारा एक पर्टिकुलर इनकम होगा, ठीक है। मान लीजिए 10 लाख रुपीज है हमारा इनकम, ठीक है। अब हमारा अगर हम जितना खर्चा कर रहे हैं उतना हमारा AD है, ठीक है, और जितना इनकम होगा उतना ही हम खर्चा करेंगे, ठीक है। अब जब
इन और हम ये जानते हैं कि टोटल एडी जो होता है वो टोटल इनकम के बराबर होता है। तो जो टोटल इनकम होता है वो किसके बराबर होता है? वो जीडीपी के बराबर नहीं होता है। हमारे देश का जीडीपी क्या होता है? जीडीपी यही तो होता है कि हमने क्या कमाया, क्या हमारा इनकम आया, यही तो जीडीपी होता है। मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। हम ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? हाँ, तो यही हम कह रहे हैं कि रिलेशन क्या है एग्रीगेट डिमांड का। क्योंकि इसलिए हम रिलेटेड कह रहे हैं क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक दूसरों का पूरा खर्चा, ठीक है, पूरा इनकम वो हुआ एग्रीगेट डिमांड, और पूरा इनकम जो होता है वो जीडीपी होता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड और जीडीपी क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। और यही बात मैंने यहाँ पे लिख रखी है, आप एक बार देख लो या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये टॉपिक्स तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं लाइन वाइज नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा जानकारी होना चाहिए, होता है ना, सेफ रहना चाहिए थोड़ा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीगेट डिमांड। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करती हैं? आपके पास जितना पैसा रहेगा आप उतना ही डिमांड रखोगे, ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया। अब जब आपके पास जितना पैसा रहेगा उतना ही डिमांड रखोगे, तो पैसा आपके पास कितना रहेगा ये भी तो बहुत सारी चीजों पे मैटर करता है कि आपके पास पैसा कितना रहेगा। अब आपके पास पैसा कितना रहेगा ये कई बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है, कई बातों पे डिपेंड करता है। वही बातें हम पढ़ने वाले हैं कि आपके पास जो इनकम है वो किन बातों पे डिपेंड करती है, वही हम यहाँ पे देखेंगे। पहला है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट्स, मान लीजिए कि बैंक ने क्या किया कि एकदम फ्री में पैसे बांटने लग गए, क्या आपके पास ज्यादा पैसा नहीं आ जाएगा? अगर मान लीजिए कि बैंक ने लोन का पैसा बहुत इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई रख दिया, तो फिर अब जैसे अभी आजकल हम लोग क्या करते हैं कि ईएमआई पे बहुत सारा सामान खरीद लेते हैं, बहुत कम लो कॉस्ट ईएमआई पे हम सामान खरीद लेते हैं। तो आजकल आप देखोगे कि हर किसी के घर में मतलब फ्लिपकार्ट वगैरह ने इतना ईएमआई पे, अमेजोन ने इतना ईएमआई पे सामान देना शुरू कर दिया कि हर किसी नॉर्मल लोगों के घर में भी सारी एमिनिटीज होने लग गई हैं। क्यों होने लग गई हैं? ठीक है, और एमिनिटीज का लोग डिमांड भी रखने लग गए हैं। क्यों रखने लग गए हैं? क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत कम है, ईएमआई का ऑप्शन है, ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड रख रहे हैं। तो हम, और अगर मान लीजिए कि अगर अभी इससे पहले क्या होता था, ये फ्लिपकार्ट का या फिर अमेजोन का या किसी बैंक के द्वारा ये क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं देते थे और इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता था। तो लोगों के पास जब पूरा पैसा, मान लीजिए 10,000 का एक टीवी खरीदना है, तो जब तक मेरे पास 10,000 रुपया नहीं हो जाता था तब तक हम नहीं खरीदना चाहते थे उसको लोन लेके। लेकिन अब हम ले लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा 200-300 रुपये देने पड़ते हैं, तो हम सोचते हैं कि चलो टीवी आ जाएगा, पहले 200-300 ज़्यादा ही तो लगेगा। तो मतलब इंटरेस्ट रेट भी बताता है किसी भी कंट्री का या किसी भी बैंक या किसी ऑर्गेनाइजेशन का कि वहां के लोगों के द्वारा डिमांड क्या होगा, ठीक है। चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट सेट बाय द सेंट्रल बैंक कैन इन्फ्लुएंस एडी, मतलब जो भी इंटरेस्ट रेट सेट किया गया है बैंक्स के द्वारा वो क्या करेगा, एडी को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। लोअर इंटरेस्ट रेट्स आर इनकरेज बोरोविंग, मतलब अगर आपके पास इंटरेस्ट रेट कम है तो आप क्या करोगे, बोरोविंग, ज्यादा से ज्यादा पैसे क्या करोगे, निकालोगे। अगर आपके पास ज्यादा है तो आप क्या करोगे, अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा बोरो करोगे, और बोरो अगर ज्यादा करोगे तो आप क्या करोगे, खर्च भी ज्यादा करोगे। वाइल हायर रेट्स में डिटर स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, जबकि हायर रेट्स क्या करेंगे, वो आपका स्पेंडिंग जो है वो कम करेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट्स को भी क्या करेंगे, कम करेंगे। तो आपको समझ में आया कि इंटरेस्ट रेट कैसे इन्फ्लुएंस करता है। सेकंड है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट भी बहुत सारी पॉलिसीज बनाती है, गवर्नमेंट भी बहुत सारी पॉलिसी बनाती है। अब मान लीजिए कि उसने कह दिया कि रूरल लोगों को आप इस लेवल से ज़्यादा, इस इनकम, इस प्राइस लेवल से ज़्यादा ये सामान आप नहीं बेच सकते हैं, ठीक है, इस तरह की कोई पॉलिसी। कोई टैक्स रेट में बढ़ावा या कम कर दीजिए, मान लीजिए कि इस पेन की प्राइस को गवर्नमेंट ने इतना टैक्स लगा दिया कि इसका प्राइस बढ़ गया, ठीक है। अब जब इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो इसका डिमांड भी कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर इसका प्राइस कम रहेगा, मान लीजिए इसकी टैक्स पे इस पे कट हो गया टैक्स, तो क्या होगा, प्रोड्यूसर्स इसको सस्ते दाम में बेचेंगे, और सस्ते दाम में बेचेंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसको हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, ये भी क्या करता है, एग्रीगेट डिमांड में को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर इंसान क्या डिमांड करेगा इस बात को वो इन्फ्लुएंस करता है। गवर्नमेंट एक्शन सच एज चेंजेस इन टैक्सेशन, क्या टैक्सेस में चेंजेस हो गए, ठीक, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स में कैन डायरेक्टली अफेक्ट एडी। अब स्पेंडिंग्स में चेंजेस का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि वो हर जगह पे सब्सिडी दे रहा है, गवर्नमेंट क्या क्या कर रहा है, सब्सिडी ज्यादा दे रहा है। सब्सिडी अगर गवर्नमेंट ज्यादा देगा तो क्या होगा, लोगों के पास ज्यादा खरीदने का जो इन्वेस्टमेंट है करने का जो पैसा है वो बचेगा, और वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा खर्च करेंगे। टैक्स कट जो होता है वो इंक्रीज कर देता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को एंड कैन बूस्ट एडी, वाइल टैक्स हाइक्स क्या करते हैं, वो रिड्यूस कर देते हैं, ठीक। आपको ये बात समझ में आया कि फिस्कल पॉलिसी कैसे इंपैक्ट डालता है।
नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखो मॉनेटरी पॉलिसी भी बहुत सारे बैंक के द्वारा, आप CLR SLR ये सब पढ़े होंगे, ठीक है। ये सारे भी सेंट्रल बैंक के द्वारा बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक्स कितना लोन लेंड कर सकते हैं या फिर मार्केट में वो कितना पैसा इन्फ्यूज करना चाहते हैं या कितना पैसा निकालने चाहते हैं, इसके लिए वो क्या करते हैं, CLR SLR जैसी चीज़ों को यूज़ करके, मॉनेटरी पॉलिसीज़ को यूज़ करके क्या करते हैं, बैंक्स के पास उतना ही पैसे रखते हैं जितना वो मार्केट में रखना चाहते हैं, या कभी अगर वो ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा पैसे रखते हैं। और उसके लिए भी, क्योंकि जब जब बैंक के पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो वो ज़्यादा लोगों को देगा, और जब ज़्यादा लोगों को देगा तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। ठीक इसका अपोजिट, अगर बैंक के पास जो सेंट्रल बैंक है वो कम पैसे छोड़ेगी या हायर इंटरेस्ट रेट पे उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी, उनको लोन प्रोवाइड करेगी, तो क्या होगा, गवर्नमेंट के पास कम पैसा, बैंक के पास कम पैसा रहेगा और लोगों के पास भी कम पैसा रहेगा, तो लोग डिमांड भी कम करेंगे। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन। ये भी एक मेजर है। अगर मान लीजिए कि जिस देश से ऑयल आ रहा है वहाँ पे किसी तरह की वॉर है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ आम की स्कैरसिटी हो गई, अलग अलग कंट्री अलग अलग चीज़ को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करता है, वहाँ पे उसका सिचुएशन, अगर मान लीजिए कि ग्लोबली सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, सारी इकोनॉमीज एकदम ग्रो कर रही हैं, तो क्या होगा कि लोगों का डिमांड भी बहुत बढ़ेगा, क्योंकि लोगों का जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो लोगों का इनकम भी ग्रो करेगा, और जब लोगों का इनकम ग्रो करेगा तो लोगों का डिमांड भी ग्रो करेगा। तो कहीं पे अगर वॉर का सिचुएशन है, कहीं पे अगर भूखमरी आ गई है, तो उससे क्या होगा, अगर अदर जो कंट्री है उसको, उस पर भी क्या होगा, अगर मान लीजिए कि हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं कहीं से, किसी पर्टिकुलर कंट्री से जो हमारे देश के पास में है, अब वहाँ पे किसी तरह का वॉर हो गया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑयल इंपोर्ट करने के लिए किसी और देश में जाना पड़ेगा जो हमसे दूर होगी, तो हमारा भी तो मतलब हमारा जो प्राइस लेवल है वो भी तो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी जितने लोग भी पैसे डाले होंगे उसमें, लाइक ट्रेडिंग में पैसे वगैरह डाले होंगे, वो देख रहे होंगे ओबामा जीत रहा है कि नहीं, ट्रम्प जीत रहा है कि नहीं, मतलब समझ रहे हैं कि नहीं आप, ट्रम्प जीत गया, ओ शिट, हमारा हमारा इंडिया में तो हो गया भाई, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्यों भाई, गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, ट्रम्प को सपोर्ट करती है, तो जितने भी लोग स्पेंड किए होंगे पैसा, वो क्या सोच रहे होंगे, ट्रम्प जीत जाए, ट्रम्प जीत जाए, ठीक है। तो मतलब ग्लोबली क्या कंडीशन चल रहा है, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका इनकम क्या होगा, और आपका अगर इनकम अच्छा होगा तो आप एक्सपेंड भी अच्छा करोगे, और अगर इनकम अच्छा नहीं होगा तो एक्सपेंड भी अच्छा नहीं करोगे। यहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने बताया ना, जैसे कि स्ट्रॉन्ग ग्लोबल ग्रोथ कैन बूस्ट डिमांड फॉर एक्सपोर्ट, मतलब अगर ग्लोबली अच्छा चल रहा है तो एक्सपोर्ट का डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगा, कंट्रीब्यूटिंग टू AD ग्रोथ और इनकम। फिर दूसरा है इनकम लेवल, दूसरा है इनकम लेवल। इनकम लेवल सिंपल है, अगर आपके पास वेजेस ज़्यादा होंगे, आपके पास वेजेस ज़्यादा होगा, ठीक है, आपका इनकम ज़्यादा होगा, तो आप क्या करोगे, खर्चा भी ज़्यादा करोगे। अगर आपके पास इनकम कम होगा तो आप क्या करोगे, खर्चा भी कम करोगे। तो आपका इनकम लेवल भी डिसाइड करता है कि आप, कि ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है, AD को। अभी हम पढ़ने वाले इनकम लेवल कैसे इम्पैक्ट करता है AD को। इनकम लेवल मतलब आपके अगर वेजेस ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, खर्चा भी ज़्यादा करोगे, अगर आपके पास वेजेस कम है तो आप खर्चा भी कम करोगे। तो आप कह सकते हो कि AD, आपका डिमांड जो है वो किस पे डिपेंड करता है, आपके इनकम पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका वेल्थ इफेक्ट। अगर मान लीजिए कि किसी भी कंट्री में, क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर किसी भी कंट्री में, किसी भी रीजन में क्या है, उसका वेल्थ, अभी मान लीजिए हम बनारस से रिकॉर्ड कर रहे हैं, बनारस में क्या है, 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारे हैं, रेंटल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ की जो ज़मीन की वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो जब यहाँ के जो लोग हैं उनके ज़मीन की वैल्यू ज़्यादा है, उनके फ्लैट्स की वैल्यू ज़्यादा है, तो उनके द्वारा डिमांड भी तो ज़्यादा रखी जाएगी कि नहीं, ठीक है, डिमांड ज़्यादा रखी, मतलब आपकी वेल्थ की क्या वैल्यू है, ठीक है, उसको आप उतना ज़्यादा, जितना आपका वैल्यूएबल वेल्थ होगा उससे उतनी आपको अर्निंग होगी, और उसके बदले आप उतना उसका खर्च करेंगे। ठीक वैसे ही जहाँ मान लीजिए कि बहुत सारा ज़मीन है लेकिन वहाँ कुछ कोई कॉलेज नहीं है, कोई स्टूडेंट का डिमांड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे लोग जाएंगे भी नहीं, और जब जाएंगे नहीं, वहाँ पे खर्च नहीं करेंगे, तो लोगों के पास पैसा भी नहीं होगा, और जब पैसा नहीं होगा तो वो भी खर्च नहीं करेंगे, ठीक है। तो वेल्थ भी डिसाइड करता है, मतलब एसेट्स का वैल्यू क्या है, ये सब भी डिसाइड करता है कि आपका AD क्या होगा। फिर गवर्नमेंट की क्या क्या रेगुलेशंस है, अगेन ये फिस्कल पॉलिसी की तरह ही है, क्या आप गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाया है, किस तरह का रेगुलेशन है, ठीक है। ये भी क्या करती है, बिजनेस के इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करती है। अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट कहती है कि रूरल एरिया में आप इन्वेस्ट करिए आके, हम आपको ज़्यादा सब्सिडी देंगे, तो वो क्या करेगा, अर्बन एरिया छोड़ के क्या करेगा, रूरल एरिया में जाएगा। तो जब रूरल एरिया में जाएगा तो वहाँ के लोगों को वे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जब वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनका इनकम होगा, और जब उनके पास इनकम होगा तो वो क्या करेंगे, खर्च करेंगे। तो मतलब AD किस पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट की
रेगुलेशन के पे भी डिपेंड करता है। एक्सटर्नल शॉक्स क्या क्या है, अगर मान लीजिए कि कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, कोई डिजास्टर आ गया, कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया, मैंने आपको ट्रम्प का एग्जांपल दिया, ठीक है, कोई हेल्थ क्राइसिस हो गई, तो इसमें क्या होगा, जो खर्चा है वो इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली लोगों के अपब्रिंगिंग या लोगों के अच्छी चीज़ों में। और जब इन पे ज़्यादा खर्चा होगा तो लोगों का इनकम जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। और जब लोगों की इनकम कम हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, डिमांड भी कम करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग एग्रीगेट डिमांड खत्म कर चुके हैं। हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। वैसे तो एग्रीगेट डिमांड बहुत इफेक्टिव है, लेकिन इसके बहुत सारे लिमिटेशन है। स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि प्राइस कांस्टेंट है, हम सिर्फ यहाँ पे कंज्यूमर को ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को ले रहे हैं, गवर्नमेंट को ले रहे हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को ले रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इकोनॉमी में सिर्फ इतने ही फैक्टर्स होते हैं? क्या इकोनॉमी में सिर्फ इतने ही फैक्टर्स होते हैं और दूसरे फैक्टर्स इकोनॉमी के डिमांड को नहीं इम्पैक्ट डालते हैं? बिल्कुल डालते हैं। तो क्योंकि हम सिर्फ कुछ फैक्टर्स को लेके पढ़ाई करते हैं, कुछ फैक्टर्स को लेके पढ़ाई करते हैं, इसलिए हम इसका एक लिमिटेशन मानते हैं, हम इसका एक लिमिटेशन मानते हैं। एडी सिंप्लीफाइज अ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, मतलब हमारी इकोनॉमी कॉम्प्लेक्स है, इससे ज़्यादा भी दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन क्योंकि हम इसको सिंपली पढ़ना चाहते हैं इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ इकोनॉमी के ही सेक्टर को लेते हैं इनटू जस्ट फोर सेक्टर्स। हम इसको क्या करते हैं, फिर सिर्फ 4 सेक्टर में पढ़ते हैं, विच कैन ओवरलुक इंपॉर्टेंट नॉसेंसेस एंड इंटरेक्शंस विद इन एन इकोनॉमी, जो कि क्या करता है, कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के एस्पेक्ट्स को छोड़ता है, और ये इसका एक लिमिटेशन है। ठीक है, मतलब लिमिटेशन का मतलब होता है नुकसान। ठीक है, एडी एज्यूम्स दैट प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट। प्राइस क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। किसी भी इकोनॉमी में ये हो सकता है कि प्राइस हमेशा कांस्टेंट हो, नहीं। तो हम एडी को सिंपलीफाई करके पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइसेस को कांस्टेंट मानते हैं। क्या करते हैं, प्राइसेस को कांस्टेंट मानते हैं, और ये क्या है, एडी का एक लिमिटेशन है। ठीक है, AD does not account for how income is distributed among different groups, और ये भी नहीं देखता है कि कैसे सारे इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डिफरेंट ग्रुप में सोसाइटी में। ठीक है, ये सिर्फ बेनिफिट्स को देखता है। अ राइज इन एडी में बेनिफिट सम वाइल लिविंग अदर अनएफेक्टेड और वर्स ऑफ। अगर मान लीजिए कि एक एग्रीगेट डिमांड अगर किसी चीज़ का होता है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत फायदा हो। अभी उनकी शादी हुई है अंबानी की, तो हो सकता है कि कुछ लोग के लिए बहुत फायदा हो, वहाँ पे गए, उनको लाइमलाइट मिला, बहुत सारी चीज़ें मिली। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारा कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है जो उनके यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। मान लीजिए कि कोई खाने का एक चीज़ है जो उनके यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, और कहीं पे लोग जैसे पानी का बहुत सारा यूज़ हुआ है, ठीक है, और बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे एक इवेंट में पानी का इतना यूज़ हुआ है। राजस्थान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पानी की वजह से मतलब स्कैर्सिटी फेस करते हैं। तो अंबानी के लिए तो ये बहुत फायदा हो गया, शो ऑफ हो गया, पूरा दुनिया, पूरा इंटरनेशनल मीडिया कवर कर लिया। लेकिन उन लोगों के लिए क्या हुआ, वो पानी जो उनके यहाँ यूज़ हुआ होगा, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूँ, इसको माइंड मत करिएगा, जो पानी उनके यहाँ यूज़ हुआ होगा वो राजस्थान में लोगों को पीने के लिए यूज़ हो सकता था। तो मतलब किसी और की फैसिलिटी या किसी और का डिमांड किसी और के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, इट डज नॉट इवेल्युएट द क्वालिटी और वेरीफाई द प्रोडक्ट। ये सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट को देख लेता है। ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट के डिमांड को देखता है। अब मान लीजिए कि डिमांड तो हो सकता है कि स्ट्रीट शॉप की चीज़ों का भी हो रहा है, ठीक है, वो तो एडी में हम नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, वो तो जीडीपी में इंक्लूड नहीं हो रहा है। ठीक है, अब क्या 100 रुपये में 3 टी-शर्ट लेके आ रहे हैं, वो कैसे जीडीपी में आप इंक्लूड कर लोगे? किसी को 100 का दे रहा है, किसी को 150 का दे रहा है, क्या एक्चुअल अमाउंट निकल के आ रहा है कि एक्चुअल अमाउंट कितने का खर्च, कितने का वो बेच रहा है, कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है? ठीक है, तो क्वालिटी भी नहीं देखता है। फॉर इंस्टेंस इट regards all expenditure on healthcare or education as equal even the quality differs substantially। जैसे कि अगर कोई खर्चा है जो कि हेल्थ केयर पे कर रहा है या फिर एजुकेशन पे कर रहा है, इस दोनों को वो बराबर लेता है। क्या हेल्थ केयर और एजुकेशन का खर्चा दोनों बराबर है? नहीं। ठीक है, एजुकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हेल्थ केयर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेल्थ केयर क्या है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर किसी भी कंट्री में डिमांड रखा जा रहा है तो ये नहीं देखेगा कि 100 रुपये की चीज़ का डिमांड रखा गया है, हेल्थ केयर का डिमांड रखा गया है, एजुकेशन का डिमांड रखा गया है, बस वो बोलेगा एग्रीगेट डिमांड है ये। ठीक है, और हम उसके बेसिस पे कहेंगे कि एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे अच्छा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जीडीपी भी अच्छी होगी। बट एक्चुअल केस ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है कि बहुत चीप चीज़ों का डिमांड हो रहा हो, अच्छी चीज़ों का डिमांड ही नहीं हो रहा। हो सकता है कि कोई कंट्री सिर्फ सारे वार की चीज़ें बना रही हो, कोई अच्छा खाने पीने का चीज़ ही ना बना रही हो। कहीं पे पूरा साउथ कोरिया वाला पूरा आपके पास बहुत सारे इक्विपमेंट है लड़ाई करने के लिए, लेकिन आपके पास खाने की चीज़ें कम है। ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि नहीं?
या आपकी लोगों को लिबर्टी कम है, ठीक है। एडी मे नॉट अकाउंट फॉर एक्सटर्नल शॉक्स और इवेंट्स दैट माइट ग्रेटली डैमेज एन इकोनॉमी लाइक नेचुरल कैटेस्ट्रोफिस और जियोग्राफिकल क्राइसिस। ये एडी कई बार क्या करता है, जो नेचुरल कैलमिटीज हैं, जो एक्सटर्नल शॉक्स हैं, जैसे तूफान आना, बाढ़ आ जाना, इन चीज़ों को भी कई बार कंसीडर नहीं करता है, ठीक है। तो ये भी एक लिमिटेशन है। इट रिगार्ड्स द इकोनॉमी एज अ सिंगल यूनिट, और ये इकोनॉमी को एक सिंगल यूनिट, अभी मैंने कहा ना, जब इसकी डेफिनेशन में क्या था, अ कंट्री था ना, अ कंट्री, तो एक सिंगल यूनिट के बारे में बात करता है, सारे यूनिट के बारे में बात नहीं करता है। एंड डज नॉट अकाउंट फॉर चेंजेस इन रीजनल इकोनॉमीज, और जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक रीजनल इकोनॉमीज, अब मान लीजिए कि जो हिंदू एरिया होंगे, इस समय शादी का सीजन चल रहा है, ठीक है, तो जो हिंदू एरिया होंगे वहाँ पे शादी की चीज़ों से रिलेटेड सारा चीज़ का डिमांड बहुत बढ़ा होगा। जहाँ पे मुस्लिम लोग होंगे उनके यहाँ अभी शादी का सीजन नहीं चल रहा है या कम हो रही होगी शादी, तो उनके यहाँ उससे रिलेटेड डिमांड भी कम होगा। तो ये एक कंट्री के बारे में बात तो करता है, लेकिन रीजनल डिफरेंसेस के बारे में बात नहीं करता है। विच माइट हैव वेरिंग ग्रोथ रेट्स एंड प्रॉब्लम, जिसमें मतलब कोई रीजन, मान लीजिए कि बनारस थोड़ा ज़्यादा डेवलप है, तो बनारस के आसपास मऊ थोड़ा इससे कम डेवलप होगा, या फिर हो सकता है दिल्ली बनारस से ज़्यादा डेवलप है, ठीक है। तो जो रीजनल जो इम्पैरिटी, जो डिस्पैरिटी है, उसको नहीं ध्यान देता है एडी, तो ये भी एक लिमिटेशन है। इन स्पाइट ऑफ दैट, जो एडी है वो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, और इसकी हेल्प से हम अच्छी तरीके से अपनी इकोनॉमी को मेजर कर सकते हैं। तो अभी आपका यहाँ पे एडी खत्म होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच अभी तक सुनने के लिए। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।